इस वक्त हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली के दौरे पर है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। मेरे को ये भी पूछा गया था, जब पत्रकारों ने ये पूछा था कि सर्वे ये दिखा रहे हैं, मखा सर्वे की अपनी रिपोर्ट होती है, उनका अपना आंकलन होता है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरा भी आंकलन है, क्योंकि मेरा आंकलन ये है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, मुझे पता, उन्होंने गरीब के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये सम्मान अगर कोई दे रहा है तो नरेंद्र मोदी की ही योजना है, जो गरीब व्यक्ति को संबल बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और मैंने इसी आधार के ऊपर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत लेकर के आ रही है। इसका श्रेय पूरा का पूरा अगर जाता है वो मोदी जी को जाता है और कार्यकर्ताओं को जाता है। देखिए, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है, मेरे को नहीं। देखिए, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने वो पूरी की है। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा, जिसको भी चुनेगा हमारी पूरा का पूरा विधायक दल। हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं, हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। और वो मैंने कहा है कि केंद्र तय करेगा, हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, ऑब्जर्वर उसको जो आएंगे वो तय करेंगे। और जब दायित्व संभालने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बात को तय करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला वो अंतिम फैसला है। जो भी फैसला उनका होगा वो सर्वमान्य है। नहीं, देखिए, कांग्रेस के डीएनए के अंदर है ये, इन्होंने कभी भी दलितों का सम्मान नहीं किया। दलितों को अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। और कांग्रेस ने हमेशा, आप इनका कार्यकाल देखिए, ये यहाँ से नहीं है, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, उसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जिस पवित्र संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो उसके मुखिया थे, उन्होंने उसका निर्माण किया, उस पवित्र संविधान को भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। इन्होंने पिछले इलेक्शन के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके किस प्रकार का झूठ वो देश के अंदर बोलने का काम किया। मैं बार बार ये बात कह रहा था, इनका झूठ 3 जगह चला है, एक हिमाचल में चला है, एक कर्नाटक में चला है, एक तेलंगाना में चला है। और अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। अब इनका झूठ राजस्थान ने ठुकरा दिया है, मध्य प्रदेश ने इनके झूठ को ठुकराया है और छत्तीसगढ़ ने इनके झूठ को ठुकराया है
अब हरियाणा के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है कि ये झूठ बोलते हैं, इनके पास झूठ से सिवाय कुछ नहीं है। इनकी मंशा को, इनकी सोच को आज समझ चुके हैं कि कांग्रेस विकास की बात नहीं करती, झूठ की बात करती है और उस झूठ को लेकर के उनको नकारती है। अनिल विज ने कहा है कि अगर हमें मौका मिलता है तो बिल्कुल सीएम की दावेदारी करेंगे नहीं, मौका मिलेगा तो चूकेंगे नहीं। अनिल विज हमारे नेता हैं, हमारे नेता हैं। वो अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो हमारे नेता बोल सकते हैं, कह सकते हैं। मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री से आपकी? मैं आपको बताऊंगा। मेरी सभी उच्च लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें संभाला है। उन्होंने आकर के हरियाणा के अंदर सभी हमारी बड़ी उच्च लीडरशिप ने, चाहे माननीय अमित शाह जी हैं, चाहे आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, हमारे विप्लव कुमार देव जी हैं, हमारे सुरेंद्र नागर जी हैं और हमारे सतीश पूनिया जी हैं। हमारी जो केंद्रीय उच्च लीडरशिप है उन्होंने हमें संभाला है और हमारे इलेक्शन को गति देने का काम उन्होंने किया है। और जो मोदी जी की नीतियां हैं उनको एक मजबूती से नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। हम सबको मिलकर के उनका धन्यवाद करेंगे। है जी, नवरात्र में मतदान और नवरात्र में मतगणना, अब नवरात्र में ही शपथ और तमाम चीजें होंगी हरियाणा? नहीं, देखिए ये विषय नहीं है, ये विषय नहीं है। मैंने कहा है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करेगा। जब भी वो तय करेगा तो हमें जैसा आदेश करेगा। नहीं, हमारी जलेबी हरियाणा की बहुत ही फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस है, परंतु जो व्यक्ति ने प्रेजेंट किया है कि उसकी फैक्ट्री लगेगी, उसका ये होगा, जलेबी के ऊपर बड़ी राजनीति की है। जलेबी हमारे हरियाणा में कई प्रकार की होती है। एक बारीक जलेबी भी होती है, एक मीडियम जलेबी भी होती है, एक ये गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी है, ये भी ऐतिहासिक जलेबी है। परंतु ऐसा हमारी जो हरियाणा का कल्चर है, हरियाणा की हमारी संस्कृति है, हमारे हरियाणा का जो खान पान है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं की बर्फी फेमस है, कहीं की अमृति फेमस है, कहीं का घेवर फेमस है, कहीं का हमारा जो घेवर के साथ साथ फिरनी है वो फेमस है। परंतु उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये चीजें भी फेमस है। वो तो किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। जब कल शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ, हम भिजवा देंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी आप जलेबियां पवन खेड़ा के यहाँ और कांग्रेस के यहाँ पहुँचवाइए, जलेबियां जानी चाहिए वहाँ पे। जेजेपी इतनी बुरी तरह क्यों पिट गई, क्या वजह रही? क्षेत्रीय पार्टियां चल नहीं पाई चुनाव में। है जी, क्षेत्रीय पार्टियां क्यों पिट गई चुनाव में? इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब निपट गई चुनाव में। आम आदमी तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई पार्टी है, वो तो कांग्रेस से आगे है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का आपस में तालमेल है। ये तो उनकी सीटों को लेकर के झगड़ा हुआ, नहीं तो लोकसभा में तो दोनों गले मिल गए थे, एक दूसरे को गाली भी देते थे, विधानसभा में भी मिलने वाले थे। और तो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बना, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कांग्रेस भ्रष्ट है और आम आदमी उससे महाभ्रष्ट है। अगर कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहें तो आम आदमी भ्रष्ट है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं। देखिए, उनको आप पूछ सकते हैं। हमने तो बार बार ये कहा है, INLD के नेताओं को भी कहा है कि भाई थोड़ा जोर मारिए, जोर मारना चाहिए। लंबे समय तक आप लोग सत्ता के अंदर रहे हैं, परंतु वो उतना कवर नहीं कर पाए। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो सीएम नायब सिंह सैनी को आप यहां पर सुन रहे थे। जीत का जिक्र वो करते हुए नजर आए। ना सिर्फ जीत का जिक्र उन्होंने किया, बल्कि कांग्रेस पर, आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी उनकी तरफ से साधा गया। हमारे साथ थानेश्वर जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। थानेश्वर का हम रुख करेंगे। थानेश्वर,
कल के नतीजों के बाद से हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। हालांकि जब उनसे सवाल किया गया शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तो उन्होंने कहा कि जो भी आलाकमान तय करेगा, सीएम फेस को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने कहा वो भी जो भी आलाकमान तय करेगा हमारे सर आंखों पर। देखिए, नायब सैनी ने जिस तरीके से कहा है कि आलाकमान तय करेगा, बिल्कुल डिप्लोमेटिक आंसर है। जबकि कुछ समय पहले जब पंचकुला के अंदर बीजेपी की रैली हुई थी, उस समय रैली में अमित शाह जी ने क्लियर शब्दों में कहा था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और तीसरी बार जब सत्ता में आएगी तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अब फॉर्मेलिटी बाकी है। जिस तरीके से फॉर्मेलिटी एक पार्टी के अंदर होती है कि विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसके बाद केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाए ना बने, वो फॉर्मेलिटी होनी बाकी रह गई है। जो सूत्रों से निकल आ रहा है कि 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे नायब सैनी चंडीगढ़ के अंदर राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ मंत्री पद की जो है मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेगा, आज 12 बजे जब मीटिंग होगी धर्मेंद्र प्रधान के घर पे तो उसमें यह सब डिसाइड कर लिया जाएगा। समय ऊपर नीचे हो सकता है, शाम 4 बजे भी हो सकता है, दोपहर 12 बजे भी हो सकता है, बस समय की दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि 12 अक्टूबर को शपथ लेना लगभग फाइनल हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से जनता ने भारी बहुमत दिया, पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा सीटें बीजेपी को दी है, उससे बीजेपी बहुत उत्साहित है। क्योंकि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि शपथ लेने से पहले जो डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला वो हरियाणा में भी लागू हो सकता है। देखिए, डिप्टी सीएम का अगर किसी पार्टी से सहयोग लेते तो डिप्टी सीएम का फार्मूला लागू हो सकता था, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी का कारण बन रहा है अनिल विज। अनिल विज को किस तरीके से संभाला जाए। जिस तरीके से पहले बीजेपी की तरफ से आया था कि हम तो अनिल विज को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन अनिल विज सीएम नहीं बनना चाहते, तो अनिल विज ने बार बार सफाई दी कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, पार्टी यदि मुझे सीएम बनाएगी तो मैं सीएम बनना चाहता हूं। कल भी जब भारत 24 ने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था यदि पार्टी मुझे, क्योंकि मैं बीजेपी में सबसे वरिष्ठ नेता हूं हरियाणा में, तो यदि मुझे पार्टी सीएम बनाती है तो मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा, विश्व के मानचित्र पर हरियाणा को एक अलग तरीके की पहचान दूंगा। इन्हीं शब्दों में उन्होंने जब क्लियर शब्द जिससे भी बात करते हैं यही शब्द वो बार बार बोलते हैं। तो ऐसे में अनिल, अगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नायब सैनी को जब सीएम बनाया गया तो मुझसे बहुत जूनियर है, अब जूनियर के अंडर में कैसे काम कर सकता हूं, इसलिए जो पहले की नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी थी उस सरकार में अनिल विज किसी तरह कोई मंत्री पद पर नहीं बैठे थे। हालांकि अनिल विज को मंत्री बनाने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं जूनियर के अंडर मंत्री नहीं बन सकता। अब इस बार जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे में अनिल विज को कैसे मनाया जाता है, अनिल विज को क्या पद दिया जाता है। आज 12 बजे जो धर्मेंद्र प्रधान के घर पर मीटिंग होगी उसमें विप्लव देव भी होंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे, मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी होंगे, मोहनलाल बडोली बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष होंगे, नायब सिंह सैनी मौजूदा मुख्यमंत्री वो भी होंगे। सब डिसाइड किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व से भी कुछ हो सकते हैं, ऑब्जर्वर जो थे हरियाणा के वो भी बीजेपी के वहां शामिल होंगे। उनमें यही डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बनेगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, किसको किस तरीके का पद दिया जाए, कौन कौन से मंत्रालय किसे दिए जाए, शपथ किस तारीख को ली जाए, यदि 12 अक्टूबर को शपथ ली जाए तो किस समय ली जाए, दिन में ली जाए, दोपहर में ली जाए या शाम में ली जाए, और अनिल विज को किस तरीके से मनाया जाए। आज इन सब बातों पर चर्चा होगी। हो सकता है कि आज शाम 3-4 बजे तक इस बातों पर डिसाइड हो जाए और फिर हम दर्शकों तक बात पहुंचा सकते हैं कि अनिल विज मानेंगे, मनाया जाएगा, अनिल विज को क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। जी थानेश्वर, क्योंकि चुनाव के पहले आप तो एक जगह गए हरियाणा में, आपने एक जगह पर जाकर लोगों से बातचीत की। जिस तरीके से हरियाणा ने जीत हासिल की, ना सिर्फ ये जीत बल्कि एक रिकॉर्ड के साथ जीत हासिल की, तो ऐसे में सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की क्या कुछ रही? क्योंकि एक बड़ी जीत अपने आप में, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि जब एक बार में मतलब एक पार्टी को तीसरी बार मौका मिला उस सरकार बनाने का, हैट्रिक बनाने का। देखिए, इससे पहले जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो बोलता हूं के शो के लिए मैं गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले, हर घर में जा रहा था। तकरीबन हर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मैं खुद गया हूं और लोगों से बातचीत की है। लोगों से जो निकल कर आ रहा था कि बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरी मिली है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी सरकार आई थी कि जो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी जाती है। जबकि इससे पहले अगर कांस्टेबल की भर्ती होनी उसका भी रेट आता था 5 लाख 7 लाख जो निकल के आता था। हालांकि वो ऑफिशियल नहीं होता था, अनऑफिशियली जिस तरीके से खर्ची पर्ची चलती थी वो सब मामला पहले आता था। लेकिन अब जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी है उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। मैं किसी भी गांव में जाता हूं, कहते मेरे गांव के 20 लोग लगे हुए, कोई कहता मेरे 40 लगे हुए, कोई कहता 10 लगे हुए, पर घरों में लोग कहते हैं कि मेरे परिवार में 5 लोग लगे हुए। ये जो इंपैक्ट था बीजेपी की बहुत बड़ी ताकत थी। और दूसरा, पहले सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, 4-4 5-5 दिन बाद सिलेंडर आता था। पहले पर्ची कटवा के आओ, बाद में पहले बुकिंग करवाओ, फिर पर्ची कटवाओ, फिर सिलेंडर आता था। 3 स्टेप होते थे। लेकिन अब शाम को बुकिंग करवाओ, सुबह सिलेंडर आपके घर। गृहिणियों को यह बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो बीजेपी ने आम आदमी को जिस तरीके से सुविधाएं देने का फायदा किया है, उससे सीधा सीधा वो उसकी ताकत बनी है। खासतौर पर अगर आप
सरकारी हॉस्पिटल में चला जाए, जैसे नागरिक हॉस्पिटल कहा जाता है, उनमें चले जाए, तो वहां अब किसी भी तरह की वो नहीं है। पहले दवाई वहां से नहीं मिलती थी, केवल पर्ची पर लिख के दे दिया जाता था, टेस्ट बाहर से कराओ, बहुत तरह का भ्रष्टाचार वहां व्याप्त था। लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने प्रयास किए, उससे हरियाणा से इसमें बीजेपी को बहुत ज्यादा ताकत मिली है। कुछ ऐसे यही सब ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जब आम आदमी को जिंदगी में रिलीफ मिलता है, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, एक सरकारी हॉस्पिटल में जाने पर उसका सारा टेस्ट भी वहीं हो जाए, एक्सरे भी वहीं हो जाए, अल्ट्रासाउंड भी हो जाए, सीटी स्कैन भी हो जाए, सारे के सारे अगर एक ही विंडो में हो जाए और कोई पैसा भी ना लगे, तो वो ऐसी सरकार को क्यों नहीं वोट देगा। तो ये सब मुद्दे जो थे बीजेपी की ताकत बने। और हालांकि एग्जिट पोल जिस तरीके से आए थे, एग्जिट पोल में पता नहीं कहां से वो डाटा उठाया गया था, उनमें साफ निकल कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी है, जबकि वो डाटा 1 महीने पहले का था। 1 महीने पहले तक बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बीजेपी ने जिस सिस्टेमेटिकल ढंग से अपना चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो, या जो भी, खासतौर पर यहां नाम लेना जरूरी होगा कि योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पर गए, वहां पर वहीं केवल वही सीटें नहीं, उसके आसपास की सीटों पर भी बीजेपी को विजयश्री मिली है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने जिस तरीके से सिस्टेमेटिकल ढंग से चुनाव को उठाया, पहले शुरू में यही कहा जा रहा था कि बीजेपी 19 से 20 तक सीटें ले पाएगी, लेकिन जैसे इसका चुनाव उठा, उसके बाद सीटें लगातार बढ़ती रही। जो फलोदी का सट्टा बाजार जो चलता है, वो भी बीजेपी को पहले कम सीटें दिखा रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया, बीजेपी की सीटें बढ़ती गई। वो कल जिस समय नतीजे आए, उस बात पर मोहर भी लग गई। अब आगे देखना है कि बीजेपी ने जो वादे किए थे, जो इसने अपना संकल्प पत्र लेके आई थी, उसमें जो वादे किए, प्रत्येक लड़की को 2000 रुपए देना और सिलेंडर 500 रुपए का करना, और भी जो तमाम वादे कर रखे, उनमें से कितने वादे कब तक पूरे किए जाते हैं, अब जनता की निगाह इन बातों पर लगी। क्योंकि थानेश्वर, हरियाणा में हैट्रिक के पीछे की कहानी आखिर क्या है? क्योंकि लास्ट मौके पर सीएम का बदलना, हालांकि लगातार बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। अगर आप सिर्फ कर्नाटक को छोड़ दें तो बीजेपी का ये फॉर्मूला हर कहीं लगभग हिट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर कर्नाटक को छोड़ के इससे पहले जितने भी स्टेट में इलेक्शन रहे, उससे 7-8 महीने 10 महीने पहले या 1 साल पहले तक बीजेपी इसी फार्मूले को इंप्लीमेंट करती है। हरियाणा में 7 महीने पहले फार्मूला इंप्लीमेंट किया गया। जिस तरीके से नायब सैनी ने दिन में 18-18 घंटे काम किया, सबसे बड़ी बात यह रही कि 9.5 साल तक जो मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे मीडिया के लिए भी बंद थे, कभी कभार मीडिया को एंट्री मिलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने आके आम आदमी के लिए वो दरवाजे खोल दिए। रात को 2 बजे भी मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे थे। दिन रात वहां ऐसा लगता था कि जैसे मेला सा लगा हुआ। तो इन सब बातों का इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। सॉफ्ट स्पोकन है, इजीली अवेलेबल है नायब सिंह सैनी, और कहीं भी नायब सैनी से रास्ते में रोककर भी उनसे बात की जा सकती है, ऐसे वो नेता है। तो इसका नायब सैनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसी की बदौलत लग रहा है कि, और कुछ बीजेपी ने जो काम कर रखे, ग्राउंड पे जो काम कर रखे आम आदमी के लिए, ये सब मिलकर जो ताकत हुई, और साथ में जो सिस्टेमेटिकल ढंग से इन्होंने चुनाव लड़ा, इन सब बातों को लेकर देखिए पूरा टीम वर्क काम करता है। तीसरी बार अगर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई तो पूरे टीम वर्क की मेहनत है, किसी व्यक्ति विशेष की मेहनत नहीं कह सकते। हाँ, नेतृत्व नायब सिंह सैनी का जरूर था, लेकिन पूरे जो अमित शाह और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दिमाग चल रहा था, जिस तरीके उनकी प्लानिंग चल रही थी, उन सब प्लानिंग को जिस तरीके नायब सैनी और मोहनलाल बडोली इंप्लीमेंट कर रहे थे, उन सब का फायदा हुआ। थानेश्वर, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा सामने आई, कई रूठ भी गए, तो बीजेपी की ये भी कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा थी कि उन रूठे हुए को ना मनाने की बजाय ऐसे चेहरों को उतारा जो चुनाव में जीत दिला सकते हैं। मंत्री तक के टिकट काट दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह पर पार उन्होंने पाया और ऐसे चेहरों को उतारा जिन्होंने जीत दिलाई। देखिए, हम इसे अंदरूनी कलह नहीं कह सकते। अंदरूनी कलह कांग्रेस में थी, जिस तरीके से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग अलग मनाने का दौर हमने देखा ना थानेश्वर, टिकट लेने की उनकी रूठने मनाने का दौर जो हमने देखा था। हाँ जी, सुनिए, मैं क्लियर करना चाहता हूं कि वो केवल टिकट लेने के समय रूठे थे कि हमें टिकट नहीं दी है, जैसे कविता जैन सोनीपत की रूठ गई थी, हैं, उनको बनाया गया। जो टिकट लेने के लिए रूठे थे, उनमें से अधिकतर को बीजेपी मनाने में कामयाब हो गई थी। जिनमें बीजेपी को लग रहा था कि ये जिताऊ नेता नहीं है, उनको जाके समझाया गया कि आप जिताऊ नेता नहीं है। जैसे नवीन जिंदल, नवीन गोयल थे वहां पे गुड़गांव वाले, उनसे कहा गया कि आप पर दाव नहीं खेल सकती बीजेपी, मुकेश पहलवान पर दाव खेला जाएगा। मुकेश पहलवान अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, जबकि वो नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ा। आप देख सकते हैं कि 68,045 वोटों से मुकेश पहलवान जो बड़ी जीत लेकर आए, अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी के जो टिकट ना मिलने से जो रूठे थे, उनको बीजेपी ने पहले अच्छे मनाने का प्रयास किया। नायब सैनी स्वयं गए, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें मनाने का प्रयास किया। यदि वो नहीं माने, निर्दलीय जो चुनाव लड़े, पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, लेकिन उन्हें दोबारा मनाने कोई नहीं गया। जो पार्टी से निष्कासित करके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उन सबको पता लग गया कि कितने वोट उनके साथ है। क्योंकि बीजेपी का जो कैडर है, पार्टी का कैडर जो होता है, वो पार्टी का कैडर होता है। कुछ इंसान के पर्सनल वोट होते हैं, कुछ पार्टी का कैडर होता है। उन सबको मिलाकर जो डेकोरम बनता है, उसी से ही व्यक्ति आगे निकल पाता है। जी। और थानेश्वर, क्योंकि इसी बीच किसान और जवान का जिक्र करना बहुत जरूरी, खासतौर पर हरियाणा में किसानों को और जवानों को नाराज करके कोई नहीं जीत सकता, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छी तरीके से समझती है।
कांपते हैं इसके बाद। थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर लगातार क्योंकि इससे जुड़ी हुई जानकारी भी वो पहुंचा रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि एक बड़ी जीत अपने आप में हासिल की बीजेपी ने, और उसके बाद अब चूंकि सीएम नायब सिंह सैनी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और ऐसे में शपथ ग्रहण पर बातचीत होनी है, सीएम को लेकर बातचीत होनी, हालांकि बहुत कुछ जो सीएम का चेहरा है वो तय है, लेकिन ऐसे में फिर भी आला कमान के जो अंतिम मोहर है वो अभी लगना बाकी है।